नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय के लिए आपके लिए PYQs लेके आए हैं और ये हमारा 10वां भाग है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए एलन आर बॉल, बी है लास्की, सी मायरन विनर और डी है फाइनर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आएगा फाइनर। ऐसी फाइनर ने कहा था दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है। दबाव समूह व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक समूह होता है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर होते हैं, जो शासकीय अधिकारियों की नियुक्ति, नामांकन, प्रशासन व नीति इत्यादि को अपने अनुसार प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है और याद रखें ऐसी फाइनर ने इसके बारे में कहा है। अगला प्रश्न है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है। आपको बताना है ऑप्शन ए आदर्श राज्य की स्थापना, बी आदर्श शिक्षा पद्धति, सी न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति और डी समाजवाद की स्थापना। तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति है। प्लेटो का आदर्श राज्य के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। उसका आदर्श राज्य न्याय पर आधारित था और न्याय के अंतर्गत उन्होंने दार्शनिक वर्ग को शासक के रूप में स्टेबल किया था और सैनिक वर्ग सैनिक वर्ग के रूप में लिया था तथा एक वर्ग उन्होंने उत्पादक वर्ग के रूप में लिया था, जिसको अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं उन्होंने सौंप दी थी। उन्होंने अपने अपने लिए उपयुक्त सद्गुणों का आचरण करते हुए दार्शनिक शासकों, सैनिकों और जो वर्कर्स होते थे यानी फार्मर्स होते थे, उनके लिए अलग अलग अपने अपने दायरे में रहकर नियंत्रण में रहने की बात की थी और यही नियंत्रण में रहने की वाली बात जो है वो उनकी न्याय की व्याख्या से संबंधित है और इसी चीज़ को वो न्याय मानते हैं जब अपने अपना कर्तव्य वो पूरा करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? ऑप्शन ए 4, बी 7, सी 15 और डी 8। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में उसे देवी देवताओं की शक्तियों को देने के बारे में बताया गया है। उसे कितनी शक्ति मिलती है? सही उत्तर होगा इसका 8। मनु ने विराट पुरुष की अवधारणा जो दी है उसमें राजा को देवताओं के समान माना है और उसे 8 शक्तियाँ उन्होंने प्रदान की हैं और इन्हें राजाओं के रूप में 8 लोकपाल के नाम से भी उन्होंने इसका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि जो राजा है वो अन्य तत्वों से निर्मित हुआ है, जिसके फलस्वरूप उसमें देवी गुण और शक्ति का आविर्भाव हुआ है। मनु के अनुसार ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के निमित्त अलग अलग प्रकार के देवता जैसे वायु हो गया, यम हो गया, वरुण हो गया, अग्नि, कुबेर, इंद्र और सूरज, चंद्रमा, इनके अंशों के संयोजन से राजा के बनने के विषय में या उसके विराट पुरुष की अवधारणा को उन्होंने दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए बेंटले, बी लीकार्क, सी कैटलिन और डी लास्की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैटलिन। राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक का नाम था कैटलिन। उन्होंने द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि 1956 में उनकी कृति आई थी, इसमें इसका वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया है। तो इनके दोनों ग्रंथों का नाम, रचनाओं का नाम मैं दोबारा ले रहा हूँ। उनका ग्रंथ था द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कि 1956 में आया था और जो निबंध था उसका नाम था द साइंस ऑफ पॉलिटिकल्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से सम्मिलित नहीं किया है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संपत्ति का अधिकार और डी समानता का अधिकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, समानता का अधिकार। लॉक जिन्हें आप उदारवाद के जनक के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को व्यापक लोकप्रियता प्रदान करने की कोशिश की है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में समानता के अधिकार को सम्मिलित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन का अधिकार उन्होंने दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? आपको दिया है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत तमिलनाडु का वर्णन नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए विशेष रूप से अनुबंध करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? भली भांति आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17 और डी अनुच्छेद 18। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण के विषय में बात की गई है और इस तरह के किसी भी आचरण को यह जो आर्टिकल है वो निषिद्ध करता है, उसे रोकता है और इसी प्रकार से अस्पृश्यता से उपजी किसी प्रकार की निरयोग्यता को लागू करना अपराध होगा, इसके विषय में वो बात करता है और उसमें दंड के बारे में बात करता है। आप जानते हैं इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले भी आपने पढ़ा है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम के बारे में जो लाया गया था और एक और अधिनियम था जिसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। ये दोनों ही अधिनियम आए थे जिसे बाद में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कहने लगे थे, वो भी आया था और ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आया था जिसमें अस्पृश्यता को कम करने के बारे में बात की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन दिया है ए 1 वर्ष के लिए, बी 2 वर्ष के लिए, सी 3 वर्ष के लिए और डी 5 वर्ष के लिए। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष के लिए। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था और तब से लेकर लगातार ये अस्तित्व में है। वर्तमान में अगर लोक लेखा समिति के विषय में बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से और 7 सदस्य जो हैं वो राज्यसभा से लिए जाते हैं। प्रतिवर्ष 1 साल के लिए बनता है, इसलिए प्रतिवर्ष संसद द्वारा इसके सदस्यों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणी मत प्रणाली के तहत सदस्यों का चुनाव होता है और समिति में किसी भी प्रकार का कोई मंत्री जो है वो सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक संरचना को निर्धारित करता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए है ऐतिहासिक भौतिकवाद, बी संस्थावाद, सी व्यवहारवाद और डी क्रीड़ा सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन की अगर बात करें तो कार्ल मार्क्स इसके प्रतिपादक रहे हैं। इतिहास की भौतिक या अर्थशास्त्रीय व्याख्या इसकी मान्यता पर आधारित है कि इतिहास के किसी भी युग में समाज के आर्थिक संबंध, समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करने तथा राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक और नैतिक संबंधों के स्वरूप निर्धारित करने में बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं और इस पर प्रभाव डालते रहते हैं। इस प्रकार से आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं? आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है कॉलिन लेस, बी है लूसियन पाई, सी आपको ऑप्शन दिया है सैमुअल हंटिंगटन और डी है मारियान लेविजू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैमुअल हंटिंगटन। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी नामक किताब के लेखक हैं सैमुअल हंटिंगटन। और अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वांत सिद्धांत का आशय है। तो आपको बताना है सुसुप्त स्वांत का सिद्धांत क्या होता है। ऑप्शन ए है निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है, बी निम्न सहभागिता विलगाव एवं आवश्यक हानि को इंगित करती है, सी उत्तर साम्यवादी राज्यों तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं का पोषण है और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है ये प्रश्न से ही, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद है। यहाँ पर पहले हम समझने की कोशिश करेंगे सुसुप्त स्वांत सिद्धांत क्या होगा। लोकतांत्रिक संस्कृति या प्रजातांत्रिक संस्कृति में सुसुप्त स्वांत सिद्धांत
का अर्थ होता है जिसमें जनता की निष्क्रिय भागीदारिता होती है, यानी जितना कम जनता भागीदारी करेगी प्रशासन में, जितनी कम उसमें सहभागिता होगी, उतनी ही आसानी से सरकार चला पाएगी। तो इसलिए निम्न सहभागिता सरकार के लिए वृहद संतोषप्रद यहाँ पे हो जाएगी, और यदि लोग जाग जाते हैं तो फिर सरकार के लिए थोड़ी सी कठिनाई होने लगती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया? ऑप्शन ए रिट याचिका, बी न्यायिक पुनरावलोकन, सी रिट अधिकारिता और डी लोकहितवाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकहितवाद। लोकहितवाद मतलब जनहित याचिका की तरह ही होता है। जनहित के बारे में किसी प्रकार का कोई भी संज्ञान अगर लिया जाता है वो लोकहितवाद के अंतर्गत आएगा। लोकहितवाद के कारण ही और अनुच्छेद 226 के बीच का जो अंतर है वो समाप्त हो गया है। इसमें न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन रोकने के लिए नहीं है, बल्कि मूल अधिकार जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने के लिए भी न्यायालय संज्ञान ले सकता है। इसके माध्यम से नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिसके साथ आम जनता का हित बंधा है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लोकहितवाद ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण अनुच्छेद 32 और 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन ए है जॉन ऑस्टिन, बी हॉब्स, सी लॉक और डी रूसो। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ऑस्टिन जो है, जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकल सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, जो कि 1882 में आई थी, और लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस और द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, जो कि 1863 में आई थी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ऑस्टिन के अनुसार प्रभुसत्ताधारी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है जिसकी आज्ञाओं को अधिकांश समाज स्वभाव से मानता है। मतलब प्रभुसत्ताधारी वह होगा जिसकी आज्ञा एक नॉर्मल समाज वाला व्यक्ति या फिर जनता को मानना होगा, परंतु वह स्वयं इस ढंग से किसी की आज्ञा नहीं मानता। और जब वो किसी की आज्ञा नहीं मानता है तब आप इसे कह सकते हैं संप्रभुता के एकल सिद्धांत, और इसके प्रतिपादक हैं जॉन ऑस्टिन। इसके अलावा हॉब्स, लॉक, रूसो जो है ये भी समझौतावादी है, आप इनके बारे में भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? अब यहाँ बताना है कौन सा राज्य का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए जनसंख्या, बी धर्म, सी भूभाग और डी संप्रभुता। इसको आप भलीभांति उत्तर दे सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धर्म। धर्म जो है वो राज्य का तत्व नहीं होता है। आप निश्चित तौर पे जानते होंगे राज्य के 4 तत्व होते हैं, जिसमें से जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता तथा सरकार, ये चारों ही तत्व मिलाकर के एक राज्य का निर्माण करते हैं। इसमें धर्म होना अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। बी राज्य केवल कामगारों का प्रतिनिधित्व करती है, सी राज्य पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और डी राज्य सरकार की आत्मा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य एक वर्ग संरचना है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य को एक वर्ग संरचना माना जाता है। अगर हम मार्क्सवाद की बात करें तो इसमें यह भी माना जाता है कि 2 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक को शासक वर्ग कहते हैं और दूसरे को बोलते हैं शासित वर्ग। और हमेशा शासक वर्ग शासित वर्ग का शोषण करते रहता है और हर काल में 2 वर्गों के मध्य में संघर्ष होता ही होता है। यह भी मार्क्सवाद के द्वारा बताया गया है। इसके अतिरिक्त मार्क्सवाद ने पूंजीवाद के विषय में भी बात की है। अगर समाज पूंजीवादी होता है तो उस समय पे भी बुर्जुआ और सर्वहारा 2 प्रकार के वर्ग, जिनके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है और शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए मार्क्स राज्य को अनावश्यक बुराई मानता है। तो कार्ल मार्क्स ने इनके बारे में सारी बात बोली है। और अगर आप किसी भी प्रकार का शोषण को खत्म करना चाहते हैं तो राज्य को हटाना होगा। और इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज के निर्माण की बात ये करता है। तो याद रखेंगे मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है? ऑप्शन ए सुप्रीम, बी सोवियत, सी स्टेट्यूट और डी सुप्रेनस यानी सुपर एनस। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुप्रेनस या फिर सुपर एनस। संप्रभुता को अंग्रेजी में सोवर्निटी कहते हैं और सोवर्निटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा सुपेरनस से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च सत्ता।
आधुनिक अर्थों में अगर हम संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो एक फ्रांसीसी विचारक हुए थे बोंदा, जिन्होंने सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द के बारे में बात की थी। उन्होंने उनकी एक बुक थी, बुक का नाम था सिक्स बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। इसमें उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए द वेव ऑफ गवर्नमेंट, बी ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, सी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंट, और ऑप्शन नंबर डी है द मॉडर्न स्टेट। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ देर पहले हमने बात की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंट। यह उन्होंने रचना की थी। इसके अलावा अगर बात करें द वेव ऑफ गवर्नमेंट, ये किताब जो है मैकाइवर के द्वारा लिखी हुई है। और जो दूसरी किताब है ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, इसके रचनाकार हैं फ्रेडरिक एंजल्स। और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंट, ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी हुई है। और द मॉडर्न स्टेट की बात करें तो इसे भी मैकाइवर ने लिखा है। तो ये द मॉडर्न स्टेट और द वेव ऑफ गवर्नमेंट मैकाइवर किताब है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक चिंतन ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है? ऑप्शन ए J.S. मिल, बी F.A. हेयक, सी आइजियाज बर्लिन, और डी है T.H. ग्रीन। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी आइजियाज बर्लिन। बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में पब्लिश हुई थी, इसके अंतर्गत स्वतंत्रता को दो तरह की संकल्पनाओं में अंतर किया है। एक स्वतंत्रता को उन्होंने निषेधात्मक बोला है और दूसरी जो स्वतंत्रता है उसे सकारात्मक स्वतंत्रता बोला है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई? तो प्लेटो की किताब जो नहीं है उसके बारे में बात करना है। ऑप्शन ए द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉज, और ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों भली बात ही आप जानते होंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट और लॉज ये प्लेटो के द्वारा लिखी हुई एक किताब है। इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जो किताब है वो प्लेटो ने नहीं लिखी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप है? ऑप्शन ए सावयवी, बी आर्थिक, सी कानूनी, और डी राजनीतिक। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सावयवी। मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में मनु के द्वारा लिखी गई ये इसमें संहिता है और ये राज्य को सावयवी मानता है। अब यहाँ सावयवी को थोड़ा समझ लेते हैं। सावयवी यानी राज्य का स्वरूप इंसानों के बृहद स्वरूप, जिसके बारे में हमने बात की, विराट स्वरूप के समान होता है। मनु ने राज्य के 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें स्वामी, अमात्य, पूर्य, राष्ट्र, कोष, दंड तथा सुहृदय होते हैं। साथ में मनु ने राजा को एक 8 देवताओं वाले विराट स्वरूप की कल्पना भी की है, यानी राजा के अंदर 8 देवताओं के अंश होने के बारे में बात भी की है। तो इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार था? ऑप्शन ए योग्यता, बी वंशानुगतता, सी राजा की अनुकंपा पर, और डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, योग्यता। आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य ने मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को भर्ती करने के लिए योग्यता को ही निर्धारित किया था, यानी योग्यता के अनुसार ही मंत्री को लाया जाए। यदि मंत्री सुयोग्य होगा, परीक्षित होगा, यानी परख करके नियुक्त किए जाएंगे, तो जो कभी भी वो है भय से विचलित नहीं होगा और सदाचार यानी कि कानून का पूर्ण रूप से पालन करेगा, उसका ज्ञान होगा और उसके प्रति वो निष्ठा रखेगा। इसलिए योग्यता को ही कौटिल्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सही आधार मानता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? ऑप्शन ए बी ए साल्टोरे, बी है के.पी. जायसवाल, सी बेनी प्रसाद, और डी है एस अल्टेकर। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एस अल्टेकर। एस अल्टेकर ने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है। अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण के 2 अध्याय में कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी कृति मार्क्स एवं एंजल्स की है? मतलब मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर कौन सी कृति लिखी है? ऑप्शन ए है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज,
बी है द एसेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, सी है जर्मन आइडियोलॉजी और डी है हिस्टोरिकल इनविटेबिलिटी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मन आइडियोलॉजी। ये जो किताब है ये दोनों ने ही मिलके लिखी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कुछ किताबें और भी जिनका हम जिक्र कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में आई थी और द होली फैमिली जो कि 1845 में आई थी, ये दोनों की कृति भी दोनों ने ही मिलके लिखी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मार्क्स के अनुसार इतिहास उपज है, तो आपको बताना है किसका उपज है। ऑप्शन ए भौतिक शक्तियों का, बी धार्मिक शक्तियों का, सी राजनीतिक शक्तियों का और डी भौतिक धार्मिक एवं राजनीतिक शक्तियों के सम्मिश्रण का। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भौतिक शक्तियों का। मार्क्स के अनुसार इतिहास भौतिक शक्तियों का उपज है और मार्क्स का मानना था कि आदिम काल से ही समाज के प्रमुख वर्गों यानी शोषक और शोषित, जिसके बारे में हमने पहले बात की है, कि मध्य में संघर्ष चलता आया है जिसका केंद्र बिंदु भौतिक शक्तियां बनी हुई हैं और इन्हीं भौतिक शक्तियों के टकराव से ही इतिहास उपजा है और उसका विकास हुआ है। तो इस प्रकार से मार्क्स कहते हैं कि भौतिक शक्तियों के टकराव के कारण ही इतिहास बना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है, यानी आपको लेनिन की कृति बताना है। ऑप्शन ए है मेटेरियलिज्म एंड इम्पीरियोक्रिटिज्म, ऑप्शन बी है सी हु मेड रिवोल्यूशन, सी है द पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म और डी है सोवियत मार्क्सिज्म। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेटेरियलिज्म एंड इम्पीरियोक्रिटिज्म। ये किताब जो है ये लेनिन की रचना है। इसके अलावा उन्होंने एक किताब और लिखी थी स्टेट एंड रिवोल्यूशन जो कि 1917 में आई थी और कैपिटल द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फर्स्ट, इसके बारे में भी उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है लेनिन, बी माओ, सी स्टालिन और डी गोर्बाचेव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माओ। माओ को सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है और माओ की महत्वाकांक्षा की उपज के कारण ही सांस्कृतिक क्रांति के सिद्धांत के विषय में जानकारी निकल के आती है। माओ के अनुसार सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि औद्योगिक क्रांति, क्योंकि वह ज्ञान की नई प्रणाली का सृजन करता है। यह जनसाधारण को औद्योगिकरण की मूल्यवत्ता का अनुभव भी कराता है। तो इस प्रकार से माओ सांस्कृतिक क्रांति को होना अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं और अत्यंत जरूरी भी मानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। ऑप्शन ए आचार्य कृपलानी, बी एम.एन. रॉय, सी महात्मा गांधी और डी जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा समाजवाद के जो विचार है वो महात्मा गांधी के सर्वोदय के आदर्श के साथ जोड़कर एक नई दिशा को उन्होंने विकसित किया है। इसमें वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी विचार के स्थान पर वर्ग सहयोग पर बल दिया है। मतलब अब यहाँ पे वर्ग सहयोग के कारण जन समाजवाद उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हो सकता है, इसके बारे में जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं। इसमें दोनों ही सिद्धांत को जोड़ दिया गया है। इस विचार को व्यवहारिक रूप से देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने ग्राम पुनर्गठन का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। तो इसमें जो उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है उनके बीच में जो संघर्ष है उसको पाटने की कोशिश की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का निम्न में से किसने विरोध किया था। ऑप्शन ए M.K. गांधी, बी B.R. अम्बेडकर, सी B.G. तिलक और डी M.D. रानाडे। दोस्तों सही उत्तर आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी ने 1932 के सांप्रदायिक पंचाट का विरोध किया है। विरोध करने का कारण केवल इतना ही था कि इसमें पृथक निर्वाचन पद्धति के आधार पर दलित वर्गों को अलग से मत देने के लिए और अलग से चुनाव में शामिल होने के लिए किया गया था। और महात्मा गांधी जी ने इसी के विरोध में जेल में रह करके आमरण अनशन चालू कर दिया था, जिससे ये 1932 की बात है, जिसे बाद में बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में जब पूना समझौता होता है तब उन्होंने फिर ये
जो उपवास था या अनशन था उसे छोड़ा था और फिर वहाँ पे डिसाइड होता है कि कुछ सीटें जो हैं प्रांतीय विधानमंडलों में दलित समुदाय के लिए भी रखी जाए और साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में भी लगभग 18% सीटें जो हैं वो दलितों के लिए आरक्षित की जाए। और जब इतना समझौता हो जाता है उसके बाद में गांधी जी अपना उपवास छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति B.R. अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए है हु आर द शूद्रा, बी है स्टेटस एंड माइनॉरिटीज, सी है द अनटचेबल हु आर दे और डी है व्हील ऑफ हिस्ट्री। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, व्हील ऑफ हिस्ट्री। ये 1955 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी, ये उनकी किताब है। इसके अतिरिक्त हु आर द शूद्रा, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, द अनटचेबल, हु आर दे, ये तीनों ही किताब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? ऑप्शन ए J.S. मिल, बी सीले, सी लास्की और डी लॉक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सीले। सीले ने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से किसने पोस्टकार्ड शब्द को गढ़ा है? तो आप भली भांति इसका उत्तर जानते होंगे। ऑप्शन ए एल डी वाइट, बी लूथर गुलिक, सी ओलिवर शेल्डन और डी आर्डवे टीड। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने ही पोस्टकार्ड शब्दावली को गढ़ा था। इसमें अगर पोस्टकार्ड को थोड़ा एलोबरेट करें तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, CO कॉरपोरेशन को और R रिपोर्टिंग तथा B बजटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से पूरा शब्द बन जाता है पोस्टकार्ड और इसके रचनाकार हैं लूथर गुलिक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद बताना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 260 में, बी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में, सी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 और डी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में। दोस्तों इसका उत्तर आपको पता होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 212। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा हैं जिसकी विषय में आप भली भांति जानते हैं। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS और भारतीय वन सेवा यानी IFS आपने सुना है। साथ ही एक बात हमें याद रखना जरूरी है कि भारतीय वन सेवा को बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी 1966 में तीसरी सेवा के रूप में भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी स्थित है? ऑप्शन ए मसूरी, बी नैनीताल, सी हरिद्वार और डी भवाली। दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन ए मसूरी में स्थापित की गई है। 1959 में इसकी स्थापना की गई थी और मसूरी जो है वो उत्तराखंड में आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए शक्तियों का विभाजन, बी राष्ट्रपति का नेतृत्व, सी एक लिखित संविधान और डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। राष्ट्रपति का नेतृत्व जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ें जो है शक्तियों का विभाजन, एक लिखित संविधान का होना और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भारतीय संघ व्यवस्था के लक्षणों में शामिल है। राष्ट्रपति का नेतृत्व भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण में शामिल नहीं होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन एक तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए यह लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप होता है, बी यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, सी यह क्षमतावान तथा योग्य लोगों को आकर्षित करता है, डी यह भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत प्रस्तुत करता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यह समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है। प्रत्यक्ष भर्ती या सीधी भर्ती या फिर तथ्य प्रत्यक्ष भर्ती, ये जो है लोक सेवा में खाली पदों को उन उपयुक्त योग्य प्रत्याशियों से भरना होता है जो खुले बाजार में उपलब्ध है। इसके लिए भर्ती एजेंसियां होती है, ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित करती हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसके ऑप्शंस है, ए केंद्र सरकार द्वारा, बी राज्य सरकार, सी चुनाव आयोग और डी ऑप्शन दिया है आपको जिला न्यायाधीश के द्वारा।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। भली भांति आप इसका उत्तर जानते हैं कि राज्य सरकार ही रिस्पॉन्सिबल होती है कि पंचायत चुनाव कब कराया जाए, किस तरीके से कराया जाए। इसमें राज्य चुनाव आयोग का निर्माण किया जाता है और राज्य चुनाव आयोग जो है वो फिर चुनाव को प्रॉपर तरीके से करवाता है, किस तरह से करवाना है। इसके लिए नामावली का निर्माण करना, चुनाव पर नियंत्रण रखना, उस पर निगरानी रखना, ये सब जो है ये चुनाव आयोग देखता है, लेकिन चुनाव कब करवाने हैं उसके करवाने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक सदन की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी विधान परिषद और डी राज्यसभा। इसका सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इस संबंध में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है, वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के कॉमन उत्तरदायित्व से दिखाई देते हैं। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आर्थिक आपातकाल कितनी बार लागू किया गया। ऑप्शन ए 3 बार, बी 2 बार, सी केवल 1 बार और डी कभी नहीं। तो आप जानते हैं सही उत्तर कभी नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उपबंध है, लेकिन अभी तक भी ऐसी नौबत नहीं आई है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, पोलित ब्यूरो शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी से, बी भारतीय जनता पार्टी से, सी साम्यवादी पार्टी से और डी समाजवादी पार्टी से। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साम्यवादी पार्टी से। पोलित ब्यूरो साम्यवादी पार्टी से संबंधित है। यह एक कोर समिति की भांति होती है जिसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है। पोलित ब्यूरो ही पार्टी के लिए सामान्यतः सारे प्रकार के फैसले लेती है, सारे निर्णय पोलित ब्यूरो के द्वारा ही डिसाइडेड होते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार या कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सरकारी कमीशन 1983 में आया था और उसके अनुसार आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 360, बी दिया है अनुच्छेद 363, सी अनुच्छेद 263 और डी है अनुच्छेद 260। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 263। सरकारी कमीशन जो कि 1983 में आया था, इसके द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामूहिक महत्व के विषयों की जांच बहस के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना है और इस आधार पर 1990 में पहली बार इस तरह के अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जम्मू कश्मीर संविधान लागू हुआ। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1955, बी 15 अगस्त 1956, सी 26 जनवरी 1957 और डी है 15 अगस्त 1958। तो बताना है कब लागू हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 26 जनवरी 1957 के समय जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू किया गया था। लेकिन आप भली भांति जानते हैं मोदी जी के जो कार्यकाल है उस दौरान, द्वितीय कार्यकाल, उस दौरान जो धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ था, उसे हटा दिया गया, उसमें संशोधन किया गया और 5 अगस्त 2019 को जैसे ही धारा 370 में संशोधन होता है, जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अब जो वर्तमान में जो कानून लागू है वो भारत का कानून इसमें लागू है, जम्मू कश्मीर का स्पेशल कानून उसके ऊपर लागू नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन के द्वारा, बी कैबिनेट मिशन के द्वारा, सी वेवेल योजना के द्वारा और डी है माउंटबेटन योजना के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यानी क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, सभी जानते हैं। इसका उद्देश्य युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना था और इसमें युद्ध के बाद एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव भी दिया गया था। तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन प्रस्तावित हुआ। अगला प्रश्न,
भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों का समावेश किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर भी आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1975, बी 1976, सी 1977 और डी 1978। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है 1976। 42वें संविधान संशोधन में 1976 के समय पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के साथ अखंडता शब्द का भी समावेशन हुआ था। तो आप याद रखेंगे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और समय है 1976। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संवर्धन भारत के संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? यहाँ पे याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के विषय में बात कर रहा है और बताना है कि किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी है 9वीं अनुसूची से। तो दोस्तों सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसमें आएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसके बारे में जिक्र किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के दौरान इसके बीच में किया गया है, यानी 36 से 51 तक नीति निर्देशक के बारे में जानकारी है। इसमें जो अनुच्छेद 51 है उसके अनुसार शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाना और समस्त प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विषय में बातचीत की गई है। तो याद रखें अनुच्छेद 51 और नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार है। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बी शांति एवं सौहार्द, सी राज्य की आम सहमति और डी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्यों की आम सहमति। अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल आधार राज्यों की आम सहमति है और इसके बारे में ह्यूगो ग्रोसियस नामक विद्वान जो थे इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में बातचीत की थी, इसलिए ह्यूगो ग्रोसियस को अंतर्राष्ट्रीय कानून के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून से अलग होता है और ये समस्त विश्व पर लागू होने वाला कानून है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन ए राज्य की उत्पत्ति से, बी राज्य की कार्यविधि से, सी राज्य के उद्देश्य से और डी राज्य के भविष्य से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राज्य की कार्यविधि से। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध राज्य की कार्यविधि से है। इस उपागम का सिद्धांत तुलनात्मक राजनीति में आमंड व पावेल के द्वारा दिया गया। इस उपागम में इस बात पर भी बल दिया जाता है कि राज्य में कुछ निश्चित संरचनाएं यानी कि व्यवस्थाएं कह सकते हैं उसे हम, वो होती हैं जिसके द्वारा कुछ निश्चित कार्य किए जाते हैं या क्रिया की जाती है। ये कार्य संपादित होते हैं तथा इस उपागम में मुख्य जोर प्रकारों पर दिया जाता है। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध है राज्य की कार्यविधि से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए प्लेटो, बी मैकियावेली, सी हीगल और डी टी.एच. ग्रीन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हीगल। जर्मनी के आदर्शवादी विचारक रहे हैं हीगल। इनका कथन है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल के अनुसार राज्य की प्रकृति आंगिक है यानी ऑर्गेनिक है और राज्य एक नैतिक संकल्पना है। साथ ही वह राज्य को मूल्य कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है ऐसा बताता है, यानी राज्य का मुख्य कार्य क्या होगा? नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना। अगला प्रश्न है, हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के समझौतों के लिए प्रेरित करता है वह है। ऑप्शन ए सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना, बी संपत्ति का उदय, सी अराजकता और डी समानता की कामना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अराजकता। तो हॉब्स के चिंतन में जो तत्व प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को समझौते के लिए प्रेरित करता है वह अराजकता है। आप भली भांति जानते हैं एक समझौतावादी सिद्धांत के रूप में हॉब प्रतिष्ठित हुए थे और उन्होंने मनुष्य समझौता करने के लिए क्यों प्रेरित होता है इसके बारे में बात की है। उन्होंने कहा है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बहुत अराजक स्थिति में होता था और सभी प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध वो संघर्षरत रहता था। उसके अनुसार इस अवस्था में मनुष्य का स्वभाव पशु समान यानी पाश्विक था, क्षणिक था, बर्बर था, लालची था व स्वार्थी था। उसमें आत्म संरक्षण का अभाव था और इसी आत्म संरक्षण के अभाव यानी अराजकता की स्थिति से निपटने के लिए उसने समझौता को चुना। तो इस प्रकार से हॉब्स समझाने की कोशिश करते हैं
कि समझौता के कारण ही ये अराजकता के कारण ही मनुष्य समझौता के लिए प्रेरित होता है। और यह जो पूरा संपूर्ण विवरण है जो उनकी किताब है लेवियाथन, उसमें इसके बारे में उसने बात की है। और लेवियाथन ही वो एक संप्रभु है जिसके अधीन सबको रहना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए बोसांके, सी रूसो, बी रूसो, सी टी.एच. ग्रीन और डी है कांट। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी टी.एच. ग्रीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। शक्ति नहीं इच्छा राज्य का आधार है, ये टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया है। ये इंग्लैंड के प्रसिद्ध दार्शनिक थे और उदारवाद और आदर्शवाद में सबसे सफल संशोधन इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का सर्वप्रमुख प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें कल्याणकारी राज्य के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ग्रीन के दर्शन में हमें आदर्शवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का एक समन्वय सा दिखाई देता है। इनकी प्रसिद्ध किताब का नाम है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तो ये किताब का नाम भी आप याद रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे, रूसो को संप्रभुता के किस सिद्धांत का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए मर्यादित संप्रभुता, बी अमर्यादित संप्रभुता, सी लोकप्रिय संप्रभुता और डी है वैधानिक संप्रभुता। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकप्रिय संप्रभुता। रूसो को लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सोवरेनिटी का जनक माना जाता है। रूसो की संप्रभुता असीमित यानी कि लिमिटलेस और अभेद्य, अविभाज्य व कभी त्रुटि न करने वाली संप्रभुता के रूप में है। रूसो ने संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा यानी जिसे हम जनरल विल भी के नाम से भी कई बार क्वेश्चन आता है, इसके रूप में उन्होंने प्रयुक्त किया है। सामान्य इच्छा का अभिप्राय सभी की इच्छा नहीं वरंतु सभी के कल्याण की इच्छा है। यह एक आदर्शवादी व गुणात्मक संकल्पना के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार रूसो को संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है और कारण है कि उन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता के विषय में बात की थी और इसका कनेक्शन है जनरल विल से। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। हम कोशिश करेंगे कल आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले हम आपको 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना चाह रहे हैं और आप लगातार बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखें। हम साथ ही अगले वीडियो में हम आपके लिए राइटर्स के विषय में जानकारी लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।